अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ईरान वार एक नई दिशा और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये युद्ध सिर्फ अमेरिका इजराइल बनाम ईरान के बीच नहीं, बल्कि एक बड़ी रीजनल वॉर की तरफ ये पूरा वॉर तब्दील होती जा रही है। और इसका असर सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अब तो साउथ एशिया पर भी पड़ रहा है। और उसके में हमारे देश पर यानी भारत पर उसके पड़ने वाला प्रभाव आने वाले वक्त का एक बड़ा ऊर्जा संकट है। क्या ये युद्ध लंबा खींचेगा? हर किसी के मन में यही प्रश्न है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो उत्पन्न संकट है और भारत के समक्ष चुनौती है। बहन भाइयों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते थे कि दुनिया भर को उन्होंने 8 बड़े युद्धों से बचाया है। ट्रंप हमेशा ये बात कहते थे कि वो युद्ध रुकवाने के लिए जाने जाते हैं, युद्ध करने के लिए नहीं। लेकिन बदले हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब युद्ध में कूद गए, ये शायद उन्हें भी इल्हाम नहीं रहा होगा। ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और इस युद्ध को शुरू हुए तकरीबन आज 9 दिन हो गए हैं। 10वें दिन की तरफ ये युद्ध 8-9वें दिन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये दिनों दिन बेहद खतरनाक और एक बहुत ही ऐसा रुख अख्तियार कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है या जिसका कोई मसला नहीं है। अब इस बात को लेकर भी बड़े संशय और भ्रम है। आज इस युद्ध में क्या हुआ? बहनों भाइयों, ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। सैयद आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे मुज्तबा खुमैनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। इनकी क्या खासियत है और ईरान के सर्वोच्च नेता का क्या पद होता है? बहनों भाइयों, पूरी सरकार और IRGC, जिसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल कहा जाता है, वो सब इसके अधीन होता है। और आज इन्होंने बहरीन में सबसे बड़े तेल उत्पादक बापको रिफाइनरी को उड़ा दिया। सऊदी अरब के अरामको की प्रोडक्शंस बंद हो गए हैं। कुवैत को अपने तेल कुएं और रिफाइनरीज को बंद करना पड़ा है। UAE को अपने प्रोडक्शंस घटाने पड़े। और आज भी जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, उस वक्त भी हार्मूज जलडमरू मध्य जिसके माध्यम से पूरी दुनिया भर में गल्फ कंट्रीज का ऑयल फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो आज भी बंद पड़ा हुआ है। भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं और वो क्या चुनौतियां हैं जो भारत के सामने विद्यमान है? बहनों भाइयों, ऊर्जा का संकट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। हमारा तेल ज़्यादातर बाहर से आता है। हमारी LPG और LNG भी बाहर से ही आती है। और इनमें से सर्वाधिक आयात करते हैं हम GCC से, यानी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज से। और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा जो भारत आता है वो इराक, सऊदी अरब और UAE से आता है। पहले हम ईरान से लेते थे, लेकिन प्रतिबंधों के चलते हम ईरान से ऑयल और गैस नहीं ले पा रहे। वरना एक ज़माने में ईरान से भारत के बीच गैस पाइपलाइन का कंसेप्ट भी आया था। भारत के पास अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत ही कम अवसर हैं। ये अवसर भारत कैसे एक्सप्लोर करेगा? हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर भारत के लिए बड़ा डीप कंसर्न है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों LPG का भी संकट की बातें कही जाती हैं और भारत सरकार ने 4 दिन की टाइमलाइन भी बढ़ा दी है, यानी अब 21 दिन के बजाय 25 दिन में। और कॉमर्शियल से पहले डोमेस्टिक को दिया जाएगा। एनर्जी मार्केट में प्राइस ज़बरदस्त बढ़ी है। मुझे याद है कि जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, शुरू होने के 1 दिन पहले यानी फ्राइडे को तकरीबन $70 प्रति बैरल कच्चा तेल मार्केट में उपलब्ध था। और आज जब हम आप बात कर रहे हैं, मार्केट जब शाम को क्लोज हुई है $115 प्रति बैरल पे बंद हुई। और आने वाले वक्त में ऐसा प्रतीत होता है, और जैसा विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं, कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा $200 प्रति बैरल तक रेट जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक होगा। क्या भारत इतने महंगे तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित कर पाएगा? इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? भारत का स्टॉक भी सिर्फ 45 दिनों का है। हमारे सामने ऊर्जा के क्षेत्र में भी संकट है, कूटनीतिक और रणनीतिक संकट भी है।
हालांकि आज भारतीय विदेश मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में भारत की हुकूमत का पक्ष रखा। कहा कोई भी विवाद, कोई भी युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के रास्ते में। भारत ने आज पहली बार ये बयान लोकसभा में राज्यसभा के साथ साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन इस युद्ध को लेकर भारत ने कोई ओपिनियन बिल्टअप नहीं की है। हमारा क्या रुख होना चाहिए? मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की ये वॉर कहां तक पहुंच रही है? आप हैरान होंगे ये देखकर, रोज ये खबर सुनते होंगे कि ईरान ने आज दुबई पे इतनी मिसाइलें मारी, अबू धाबी पे इतनी मिसाइलें मारी, कतर पे ड्रोन फेंके, मिसाइलें मारी, उनकी ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी। लेकिन ये 8 गल्फ कंट्रीज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, सऊदी अरब से लेकर यूएई और इराक से लेकर कतर तक, कोई भी ईरान को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने हजारों मिसाइलें, हजारों ड्रोन दागे हैं, पर इनमें से एक भी कोई जवाब नहीं दे पाया है। इस सवाल का भी जवाब आज की डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे कि ईरान का ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, आगे क्या होगा, भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं उससे कैसे मुकाबिल होंगे, और दुनिया क्या युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज इस वार में शामिल हुई तो फिर इसका दायरा अनलिमिटेड होगा और इसके अंजाम बेहद खतरनाक होंगे। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्योहार नहीं मना पाए, होली भी नहीं मनी। अभी जो त्योहार चल रहे हैं, रोजों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है? तो बहन भाइयों, आज की इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजीव श्रीवास्तव देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी